चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे रिवोल्ट 1857 के कारण में। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होगा वो होगा इशूज ऑफ ट्रूप्स या सिपोइस के जो डिसकंटेंट हुए हैं, उनके अंदर जो असंतोष पैदा हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सैनिकों के अंदर ये असंतोष क्यों पैदा हुआ। आखिर सैनिक जिनके दम पर या जिनके बल पर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को जीता था, पूरी भारत की विजय करी थी, और इन सिपोइस को भी एक आर्थिक रूप से इन्हें सुरक्षा मिली थी। तो इस तरह से आखिर ट्रूप्स को तो अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पिल्लर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उनके अंदर ये डिसकंटेंट, उनके अंदर ये इशू या एक प्रकार से असंतोष पैदा जो हुआ है, इसके पीछे का क्या कारण था, ठीक है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको प्रारंभ या उसको स्टार्ट ही किसके द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का आरंभ ही हुआ था किसके असंतोष या किसके द्वारा, तो सिपाहियों के द्वारा। तो सिपाही जो इतनी आस्था से काम कर रहे थे, इतने अच्छे से, इतना निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और आखिर उन्हीं के सपोर्ट से इन लोगों ने पूरे भारत को विजय किया था। तो क्या कारण होते हैं कि ट्रूप्स के अंदर एक असंतोष पैदा होता है, इस बात को हमको समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सिपाही जो थे वो इंडियन सोसाइटी के ही एक पार्ट थे, कोई अलग से ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के नहीं है, वो अंग्रेज नहीं है, वो इंडियंस ही है, वो इंडियन सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। वो खासतौर से फार्मर्स हैं, किसान थे, ठीक है। अवध से बिलोंग करते हैं, बिहार यूपी वाले क्षेत्र के सबसे ज्यादा सोल्जर्स हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी में या ब्रिटिश सेना में। तो ये जो सोल्जर्स थे ये इंडियन सोसाइटी के ही पार्ट थे, भारत के ही समाज के एक अंग थे। और जिस तरह से अंग्रेज एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, जिस तरह से अंग्रेज आर्थिक रूप से अत्याचार कर रहे थे इंडियन फार्मर्स पर, भारतीय किसानों पर, जमींदारों पर, और ये सारा और बाकी जो भी अत्याचार इंडियंस पर हो रहा था, ये सारे जब अत्याचार इंडियंस पर हो रहे थे और जब इन सिपाहियों के द्वारा ये अत्याचार देखे जाते थे, तो अंदर से उनका दिल भी क्या होता था, दुखता था, ठीक है ना। उन्हें भी एक पेन होता था, उन्हें भी दर्द होता था, ठीक है। तो अंदर ही अंदर वो भी परेशान थे, वो भी दुखी थे अंग्रेजों के इस पॉलिसी से, अंग्रेजों की इस नीति से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, वे भी इस सामान्य समस्या से ग्रस्त थे कि अब देखिए, अंग्रेजों के द्वारा कई ऐसी पॉलिसी शुरू की गई थी। वो तो है ही है कि वो एक समाज के अंग थे, भारतीय समाज के अंग थे, और समाज में जो कुछ भी किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जो भी अत्याचार हो रहा था, चाहे वो आर्थिक रूप से देखा जाए या फिर पॉलिटिकल या राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट, इन सारी चीज़ों का प्रभाव इन सोल्जर्स पर ऑब्वियसली पड़ता था। और अंग्रेजों की नीतियों से वे दुखी थे, उनके दिल में भी एक पेन था, उनके अंदर भी एक दर्द था ब्रिटिश पॉलिसी से, ठीक है। अब देखिए आगे की हम बात करते हैं कि आखिर इनके अंदर एक डिस्कंटेंट क्यों पैदा हुआ, उनके अंदर एक असंतोष क्यों पैदा हुआ, ठीक है। वे इस सामान्य समस्या से ग्रस्त थे जो उस समय पर थी। उस समय पर सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो चल रही थी इंडियंस के माइंड में, भारतीयों के दिमाग में, वो ये थी कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों की जो नीति है वो ये है कि भारतीयों को पूरी तरह से ईसाई बना देना, ठीक है। वो इंडियंस को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स पूरे इंडिया में दिखाई दे रहे थे, ठीक है। कई जगहों पर ईसाई मिशनरीज के लोग दिखाई दे रहे थे, चाहे जो भी कम्युनिटी या पब्लिक वाले जो एरियाज थे, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह, तो ईसाई मिशनरीज का ऑफिशियली नेक्सस होने लगा था। तो ट्रूप्स के अंदर भी ये कॉमन प्रॉब्लम थी, सैनिकों में भी ये सामान्य समस्या थी कि आखिर जो अंग्रेज हैं ये हमारे धर्म को क्या करना चाहते हैं परिवर्तित करना चाहते हैं, और हम सभी को क्या बनाने पर तुले हुए हैं, हम सभी को ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम इन सोल्जर्स के अंदर भी थी, ठीक है। उनके अपने अनुभव भी इस बारे में, इस बात को लेकर क्या होते हैं, इस बात को बल देते हैं। उनके खुद के भी क्या थे, अनुभव थे कि अंग्रेज इस तरह से पॉलिसी चला रहे हैं, अंग्रेज इस तरह की नीति को अपना रहे हैं, ठीक है। वे जानते थे कि सेना में गवर्नमेंट के खर्च पर या राज्य के खर्च पर ईसाई धर्मोपदेशक को अपॉइंट किया गया है, या ईसाई धर्म के उपदेश देने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या होता था, सेना में ऐसे मिशनरीज को अपॉइंट किया जाता था, ऐसे रिलीजियस प्रीचर्स को अपॉइंट किया जाता था जो धर्म से संबंधित उपदेश देते थे, ठीक है। और कई बार तो जो ब्रिटिश अंग्रेज ऑफिसर्स होते थे वो भी काफी ज्यादा जोश में आने के बाद अपने ईसाई धर्म के उपदेश देने लग जाते थे, ठीक है। और जो बाकी हिंदू धर्म और बाकी के जो मुस्लिम धर्म है उन धर्मों को नीचा दिखाया जाता था। तो यहाँ पे ना ट्रूप्स को इस बात की काफी आशंका थी, इस बात का काफी डर था
कि उन्हें उनका धर्म नष्ट किया जा रहा है, उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, और ये जो अंग्रेज हैं ये सभी इंडियंस को, सभी हिंदू और मुस्लिम्स को ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज का एक बहुत बड़ा डर था, और इसके उनके पास सीधे साधे एग्जाम्पल्स भी थे, सीधे साधे उनके पास उदाहरण भी। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज अगर हम करें तो ये लोग क्या करते थे, इन लोगों के द्वारा ये पॉलिसी अपनाई गई थी कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं, जो भारतीय सैनिक हैं, अब वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, उनके ऊपर जो रिलीजियस मार्क्स वो लोग धारण करते हैं, जो राष्ट्रीय, जो धार्मिक चिन्ह वो लोग अपनाते हैं अपनी बॉडी पर, उन पर क्या था, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन वियरिंग मार्क्स विच आइडेंटिफाइड वंस सेक्ट और कास्ट, तो उन चिन्हों को अपनाने पर या उन चिन्हों को पहनने पर रोक लगी हुई थी, प्रतिबंध लगा हुआ था, जो किसी भी व्यक्ति के धर्म या उनकी जाति को इंडिकेट कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के मार्क्स को पहनने पर प्रतिबंध था जो किसी की धर्म या जाति को इंडिकेट करने वाले होते थे, इस पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था। और देखिए उस समय की अगर हम उस दौर की बात करें तो उस दौर में भारतीय जो लोग थे उनके द्वारा जाति से संबंधित जो नियम था ना, उनका कड़ाई से पालन किया जाता था, उनका मजबूती से। जैसे आज के समय हम बात करें तो उतना हम नहीं देखते हैं कि हम तिलक, हर एक व्यक्ति तिलक नहीं लगाता है, हर एक व्यक्ति पगड़ी नहीं पहनता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति मंदिरों में नहीं जाता, हर एक व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है, और इस तरह से हम देखते हैं इस तरह की चीजें आज के समय इंडिया में चल रही है। उतना ज्यादा लोगों के द्वारा धार्मिक पद्धतियों का फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन उस समय पर भारतीय जो थे वो अपने इन धार्मिक जो रीति रिवाज थे, जो धार्मिक चिन्ह थे, उनका कड़ाई से पालन करते। ठीक है, ताबीज पहनने से लेकर तिलक लगाने से लेकर सारी की सारी जो एक्टिविटी थी उनका मजबूती से पालन किया जाता था। और जब उनसे ये कहा गया कि आप इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के रिलीजियस मार्क्स का आप यूज नहीं कर सकते हैं जो आपकी जाति या आपके धर्म को इंडिकेट कर रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा हुआ। इससे काफी ज्यादा नाराज हुए इंडियन सोल्जर्स या भारतीय सैनिक। ठीक है, दूसरी बात, जो लॉर्ड कैनिंग उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, आप सभी को पता है लॉर्ड कैनिंग 1846 से 1862 तक भारत में गवर्नर जनरल के पोस्ट पर रहा। 1857 के बाद वो वायसराय बन गया था, तो 1862 तक रहता है लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, एक एक्ट लेकर आता है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, और उस अधिनियम का नाम था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग जिसने 1856 में लेकर आया था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 1856। अब ये जो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट है, जो सामान्य सेवा इनलिस्टमेंट एक्ट जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जब भी कोई इंडियन ट्रूप्स या जब भी कोई भारतीय सेना में भर्ती होता है तो उसे एक इस तरह की बात को एग्री करना होता है, यानी सेना में अपॉइंट होने से पहले ही उसे इस बात पर साइन करना होता है, इस बात पर एग्री होना होता है कि उसे कहीं पर भी भेजा जा सकता है, ब्रिटिश आर्मी के लिए, ब्रिटिश सेना के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन अपनानी होगी, अदरवाइज आप ये नौकरी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको नौकरी करना है तो आपको ये कंडीशन को फॉलो करना होगा कि आपको कहीं पर भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आपको जाना पड़े तो हम आपको भेज सकते हैं और आपको कहीं पर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कंडीशन थी, ये एक प्रोविजन था। अब उस समय पर क्या था, उस समय पर भारतीयों के अंदर ये विचारधारा थी, भारतीय धर्म में ये थॉट थे, ये समझा जाता था, ये परंपरा थी कि समुद्र की अगर किसी ने यात्रा की, यदि किसी ने समुद्र की यात्रा की तो उसका जो धर्म है, उसकी जो जाति है वो क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, उसकी जाति नष्ट हो जाएगी। ठीक है, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा और उसे जाति से या कास्ट से या धर्म से बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन, ये परंपरा, ये रिचुअल उस समय के हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में चला करती थी। और जब ये इनलिस्टमेंट एक्ट आता है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट जब आता है और इंडियन सोल्जर्स को या ये कहा जाता है या बाकी सोल्जर्स को ये कहा जाता है
कि आपको कहीं पर भी भेजा जाएगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और आपको समुद्र की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, समुद्र को क्रॉस भी करना पड़ सकता है। इस बात से भी इंडियन के अंदर एक डिस्कंटेंट था, इंडियन के अंदर एक इशू था या फिर एक विवाद था, एक असंतोष था, ठीक है, क्योंकि इंडियंस में उस समय पर यह धारणा थी कि समुद्र को तैरना, समुद्र की यात्रा करना अपने धर्म को नष्ट करने के बराबर ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए लॉर्ड कैनिंग के पहले कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग के पहले जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड डलहौजी। और आप सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी की अगर बात की जाए तो 1848 से 1856 तक भारत में बंगाल में जो गवर्नर जनरल होता है, इंडियन गवर्नर जनरल, वो होता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, 1854 में एक एक्ट लेकर आता है, एक अधिनियम लेकर आता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट देखिए लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था, ये कई चीजों के लिए फेमस है। एक तो ये अपनी लैप्स की नीति यानी कि डलहौजी की जो हड़प नीति है उसके लिए तो प्रसिद्ध है ही, और इस नीति के तहत उसने 7 भारतीय राज्यों को हड़पा था, ठीक है, जैसे सतारा हो गया, जैतपुर, बघात, ठीक है, संबलपुर एक्सेट्रा, कई ऐसे एरिया थे जिसको उसने हड़पा था, नागपुर भी, झांसी भी, ठीक है। तो ये एरियाज को हड़पा था। और एक जो फेमस है वो है कौन सा, आपका यूपी में अवध का भी एनेक्सेशन उसने किया था, और उसके पीछे उसने जो तर्क दिया था वो मिस गवर्नमेंट या फिर कुप्रबंधन के आरोप लगाए थे अवध के नवाब के ऊपर, जो उस समय बाजिद अली शाह हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा ये और किस चीज के लिए फेमस है, तो ये ही व्यक्ति है जिसने इंडिया में ट्रेन्स शुरू करवाई थी। तो इंडिया में ट्रेन्स का जो जनक है वो भी किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ही वो व्यक्ति था जिसने इंडिया में सबसे पहली बार ट्रेन चलवाई, जो कि एक गुड्स ट्रेन थी, जो कि एक मालगाड़ी थी, जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डलहौजी था इसी ने इंडिया में पोस्ट ऑफिस भी शुरू कराया था और पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसने लाया था, ठीक है। तो इंडिया में पोस्ट ऑफिस का जो जनक है वो भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए डलहौजी ने क्या किया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 लाया था, 1854 लाया था, और इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन था, ये प्रावधान था कि जो इंडियन सोल्जर्स या जो सैनिक हैं ब्रिटिश आर्मी में या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, उन्हें जो उनके द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं, उनके द्वारा जो पोस्ट किया जाता है, अब वो फ्री में नहीं होगा, उसकी भी उन्हें क्या होगी, पेमेंट देना पड़ेगी, ठीक है। अबोलिशन ऑफ प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज फॉर सिपॉय, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, अबोलाइज्ड कर दिया जाता है, अबोलिश्ड कर दिया जाता है प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज फॉर सिपॉय। सिपॉय को दिया जाने वाला, सैनिकों को दिया जाने वाला एक विशेष अधिकार, जिसके तहत वो फ्री पोस्ट करते थे, निःशुल्क में या बिना किसी फीस दिए हुए वो पोस्ट किया करते थे अपने मैसेजेस को, अपने संदेशों को। ये अधिकार, ये राइट खत्म कर दिया गया है। इट मींस अबोलिश्ड प्रिविलेज, ये जो विशेष अधिकार था उसे अबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया है, टू फ्री पोस्टेज फॉर सिपॉय। सिपॉयस यानी कि सैनिकों के द्वारा, सैनिकों को दिया जाने वाला ये जो विशेष अधिकार है, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे कारण बनते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे रीजन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। चलिए अगली अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, सिपॉयस के बीच में जो थी, सिपॉयस के अंदर थी, तो वो ये है कि इनइक्वालिटीज इन इमोल्यूमेंट्स, इट मींस इनइक्वालिटीज इन सैलरीज। ज्यादा अच्छे से समझे, इमोल्यूमेंट्स का मतलब भी होता है वेतन या फिर सैलरी, ठीक है। इनइक्वालिटीज इन सैलरी या वेतन में काफी ज्यादा क्या थी, असमानता देखने को मिलती थी, काफी ज्यादा इनइक्वलिटी देखने को मिलती थी, ठीक है। इंडियंस जो थे वो अगर हाईएस्ट अगर बात की जाए रैंक की, तो ज्यादा से ज्यादा वो एक सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे। ये चीजें मैंने आप लोगों को एक और टॉपिक में कवर कराई थी, एक और लेक्चर में कवर कराई थी, शायद लेक्चर 5 था वो टॉपिक, जिसमें हमने इन चीजों को भी डिस्कस किया था कि आखिर ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडिया में प्रशासन किया है, उनका जो प्रशासन था वो किस तरह से हुआ है। तो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम देखते हैं, उनके प्रशासन को जब हम देखते हैं, तो उनके 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, 3 सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स थे उनके प्रशासन में। सबसे पहले नंबर पे जो सिविल सर्विसेज के लोग थे वो थे, दूसरे नंबर पे दूसरा जो पिलर था वो आर्मी थी, और तीसरे जो पिलर थे वो पुलिस के लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
तो आर्मी में इंडियंस को ज्यादा हाई मोस्ट रैंक पर अपॉइंट ही नहीं किया जाता था। इंडियंस बहुत ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट जो पोस्ट इंडियंस को मिल सकती थी वो मिल सकती थी किसकी, सूबेदार की। तो इंडियंस सबसे ऊंची पोस्ट जो पा सकते थे वो सूबेदार की पोस्ट पा सकते थे, ठीक है। और एक सूबेदार को अधिक से अधिक 60 से 70 रुपए पर मंथ की सैलरी उसे दी जाती थी। 60 to 70 रुपीस पर मंथ उसको सैलरी मिलती थी। चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, उसे सूबेदार से ऊंची पद नहीं मिलता था, ठीक है। जबकि वहीं हम एक यूरोपियन से या फिर हम एक ब्रिटिश ट्रूप से अगर कंपेयर करते हैं तो अगर सिपाही के पद पर दोनों ही अपॉइंट होते हैं, अगर एक ब्रिटिश ट्रूप अपॉइंट होता है और एक इंडियन ट्रूप अपॉइंट होता है, तो क्या होता है कि इंडियन ट्रूप तो ज्यादा से ज्यादा सूबेदार बन पाएगा, लेकिन जो ब्रिटिश ट्रूप है वो काफी हाईएस्ट रैंक को अचीव कर सकता था। यानी ये एक इनइक्वलिटी थी, ये एक असमानता थी, ये एक देखा जाए तो भेद किया जाता था इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में। साथ ही जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश अफसर थे, वो इंडियन ट्रूपर्स के साथ या भारतीय सिपाहियों के साथ काफी अपमानजनक व्यवहार करते थे। उन्हें सुअर कहकर उन्हें संबोधित किया जाता था। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना अपमानित फील करते थे भारतीय सिपाही, भारतीय सैनिक। और जो अफसर थे ना, अफसर और सिपाहियों के बीच में काफी अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को किस तरह से अपमानजनक शब्दों से उनको संबोधित किया जाता था और उन्हें अपमानित किया जाता था। हर वक्त उन्हें एक इंफीरियर फील कराया जाता था, हर वक्त उन्हें एक निम्न कोटि का या निचले दर्जे का फील कराया जाता था। इंडियन सोल्जर्स कितना ही महान क्यों ना हो, कितना ही अच्छा योद्धा क्यों ना हो, लाइक दूसरे अगर ब्रिटिश सोल्जर की बात करें तब भी उसके साथ उसी तरह के सलूक होता था, उसे उसी तरह से रखा जाता था, उसे उतना ही खाना पीना दिया जाता था, ठीक है। यानी इंडियन सोल्जर्स के अंदर एक तो जो प्रॉब्लम थी वो किस बात को लेकर थी, इनइक्वलिटीज इन सैलरी, यानी वेतन या उनका जो पद था उसको लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। सिपाहियों के असंतोष का एक तात्कालिक कारण था, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो ये एक समस्या है इनइक्वलिटीज इन सैलरी। कितना भी काम कर लो वेतन तो उतना ही मिलेगा, चाहे आप 30 ईयर तक भी ब्रिटिश सेना में जॉब करते हैं, ब्रिटिश सेना में नौकरी करते हैं, उसके बाद आपको जो पद मिलेगा उस पद पर जब आप पहुंचेंगे 30 ईयर के बाद, अगर आपको कोई पोस्ट मिलती है तो वो सूबेदार की होगी। और फिर यूरोप से आने वाला, ब्रिटेन से आने वाला कोई छोटा सा सिपाही, कोई छोटा सा व्यक्ति, कोई छोटा सा रंगरूट भी आपको ऑर्डर देने योग्य होता था, ठीक है, आपको आदेश देने योग्य होता था। तो इंडियंस के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी समस्या थी। अब देखिए दूसरी सबसे उस समय की जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम थी, उस समय की जो तत्कालिक समस्या जो आई थी इंडियन ट्रूपर्स के अंदर, भारतीय सिपाहियों के अंदर, वो ये था कि एक ऑर्डर इशू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में ये बात कही गई थी, उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि अगर आप विदेशों में, उस समय पर क्या था, अगर आप फॉरेन में सर्विस करते थे, विदेशों में नौकरी करते थे इंडियन सोल्जर्स, तो उन्हें एक भत्ता दिया जाता था। फॉरेन सर्विस के लिए, विदेशी सेवा के लिए उन्हें एक भत्ता दिया जाता था, ठीक है ना। अब ये जो भत्ता था, ये जो अलायंस था, इसको देने से इनकार कर दिया गया था बाय द कंपनी। तो ध्यान से सुनिएगा, कंपनी पासेस द ऑर्डर दैट द फॉरेन सर्विस अलायंस वुड नॉट बी गिवन, ठीक है। तो फॉरेन सर्विस अलायंस वुड नॉट बी गिवन व्हेन सर्विंग इन सिंध और इन पंजाब। तो जब भी आप सिंध और पंजाब में नौकरी करेंगे, जब भी आप सिंध और पंजाब में नियुक्त किए जाएंगे, तो आपको कोई भी अलायंस नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का अलग से भत्ता नहीं दिया जाएगा, जो पहले देने की बात बोली गई थी, पहले देने के लिए कहा गया था कंपनी के द्वारा। अब कंपनी ने ये कह दिया है कि सोल्जर्स से कि जब भी आप विदेशों में या सिंध और पंजाब में जाएंगे तो आपको वहां पर भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस चीज से इंडियन सोल्जर्स के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि जो सोल्जर्स थे ना वो खासतौर से अगर देखा जाए तो इंडिया में अवध और यूपी बिहार वाले क्षेत्र के लोग थे और इन्हें इतनी दूर भेज दिया जाता था, या इतनी दूर भेजने की बात की जाती थी और काफी कम वेतन पर इन्हें रखा जाता था। तो सिपाहियों के अंदर एक काफी रोष था, एक काफी गुस्सा था। ऊपर से उन्हें जो भत्ता दिया जाने वाला था, जो अलायंस उन्हें दिया जाने वाला था, वो भी देने से क्या किया गया, इनकार कर दिया गया या उसे भी कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब वहीं पर हम देखते हैं 1856 1856 में ही क्या होता है। 1856 में ही आप देखते हैं कि अवध को एनेक्स कर लिया जाता है और सिपाही जो हैं, अगर देखा जाए 75,000 जो सिपाही थे ब्रिटिश सेना में, वो सब अवध के लोग थे, ठीक है ना। अवध के ही सिपाही थे, अवध के ही लोग थे, जिन्हें वर्दी पिनाकर, जिन्हें जर्सी पिनाकर या वर्दी पिनाकर क्या किया गया, सिपाही बनाया। वो लोग फार्मर्स थे, वो लोग किसान थे, जिन्हें सिपाही बना दिया गया था, ठीक है। और वो सब कहाँ के थे, वो सब अवध के थे। अब इसी दौरान 1856 में हम सभी को पता है कि अवध को एनेक्स कर लिया जाता है, अवध के नवाब को
ये बोलकर कि आप ठीक से शासन नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें वहां से हटाकर उन्हें बंगाल भेज दिया जाता है और अवध पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सेना के जो सिपाही थे उनमें काफी गुस्सा होता है और वो रिवोल्ट करने के लिए एकदम तत्पर होते हैं। ठीक है, काफी गुस्सा अब उनके माइंड में है। द एनेक्सेशन ऑफ अवध, होम ऑफ मेनी ऑफ द सिपॉय, फर्दर इन्फ्लेम्ड देयर फीलिंग्स। तो अब ये जो सोल्जर्स थे जिनका होम, जिनका घर ही क्या था, अवध था, उनके अंदर काफी गुस्सा है, उनके अंदर काफी रोष है जब ये काम किया गया, जब ये एक्टिविटी की गई। तो जैसे मैंने बताया, सिपॉय जो थे पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म थे, सिपॉय जो थे वो पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म थे, यानी जो सैनिक थे वो ऐसे किसान थे जिन्हें क्या किया गया, यूनिफॉर्म पहनाई गई थी सेना की। ठीक है, और उनके जो हार्ट थे, हार्ट टिल बीट्स फॉर रूरल एरिया, और उनके जो हृदय थे वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही धड़कते थे, यानी कि ग्रामीणों के साथ जब अंग्रेज अत्याचार करते हैं तो उनका दिल भी दुखता था। क्योंकि अब आप देखेंगे कि जब अवध को एनेक्स किया गया तो फिर हर एक घर से हर एक व्यक्ति क्या हुआ, जॉबलेस हो गया है, हर एक व्यक्ति का कार्य जो है वो छिन गया। क्योंकि यहाँ पे जब इसे एनेक्सेशन किया गया तो वहां के जो जमींदार थे, वहां के जो जमींदार वगैरह जो थे, उन्हें उनकी जमीनें छीन ली गई, उन्हें पूरी तरह से जॉबलेस कर दिया गया। 21,000 जो जमींदार थे उन्हें जॉबलेस किया गया। ठीक है, और जो किसान थे, जो फार्मर्स थे वहां के, उनके ऊपर हाई टैक्स लगाया गया, उच्च टैक्सेशन लगाया गया, हाई टैक्स रेट उनके ऊपर अप्लाई की गई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि फार्मर्स की जो स्थिति थी, किसानों की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा दयनीय हो गई, काफी ज्यादा दुखद हो गई। ठीक है, और जब वो टैक्स नहीं देते थे तो उनके ऊपर और जब वो टैक्स नहीं देते थे तो फिर आप सभी को पता है, जब टैक्स नहीं दे पाएगा कोई किसान तो वो क्या करता था, वो ब्याज पर पैसा लेता था, और जब वो ब्याज पर पैसा नहीं दे पाता था तो जो जो सूदखोर हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, वो उसकी जमीन को कब्जा कर लेते थे। और अब जो किसान है वो अपनी ही जमीन पर काम करने के लिए एक बंधुआ मजदूर बन जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ना जो अत्याचार किया जा रहा था इंडियन फार्मर्स के ऊपर, भारतीय किसानों के ऊपर, जो अवध को एनेक्स किया गया, इससे जो सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा दुखी हुए और उनके दिमाग में काफी ज्यादा गुस्सा बैठा। देखिए, 75,000 पर्सनल्स वर फ्रॉम अवध, एवरी फार्मर्स फैमिली हैड 1 पर्सन सर्विंग इन द आर्मी। तो जैसे मैंने बोला कि 75,000 जो पर्सनल्स थे, जो आर्मी के सिपाही थे, वो अवध के थे, और अवध के हर एक घर से, अगर देखा जाए तो अवध के हर एक घर से एक व्यक्ति सेना में हुआ करता था। ठीक है, तो फॉर फार्मर फैमिली हैड 1 पर्सन सर्विंग इन द आर्मी, हर एक किसान के परिवार का एक व्यक्ति कहां होता था, सेना में होता था। ठीक है, तो इतने सारी प्रॉब्लम्स थी, इतने सारे असंतोष थे, किसके अंदर, सिपॉयस के अंदर या ट्रूपर्स के अंदर, ट्रूप्स के अंदर, सिपाहियों के अंदर। हालांकि अगर देखा जाए ना, 1857 के रिवोल्ट का सबसे मेन कारण या मुख्य कारण ही कौन थे, सिपाही थे, या सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, उनके असंतोष के कारण शुरू हुआ था। लेकिन सिपाहियों में ये जो असंतोष है ये सिर्फ 1857 में ही नहीं देखा गया, इसके पीछे का या इन असंतोष के पीछे का एक लंबा इतिहास, एक लंबी हिस्ट्री है। इससे पहले भी कई बार सिपाहियों ने असंतोष किए हैं या उनके द्वारा विद्रोह किया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बंगाल में 1764 में सिपाही विद्रोह घटित हो चुका था, सिपाही विद्रोह हो चुका था। ठीक है, सिपॉयस ने रिवोल्ट कर चुके थे 1764 में ही, 1764 में ही। ठीक है, लेकिन उसे क्या किया गया, जब भी कोई विद्रोह होता था, जब भी कोई रिवोल्ट होता तो ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा कठोर कदम उठाते थे और काफी ज्यादा हार्ड पॉलिसीज के द्वारा इन रिवोल्ट को कंट्रोल करते थे। तो जब ये रिवोल्ट हुआ था बंगाल में 1764 में, तो 30 सिपाहियों को, 30 ट्रूपर्स को तोप के मुंह पर रखकर उन्हें उड़ा दिया गया था और रिवोल्ट को कंट्रोल कर लिया गया था। इसी प्रकार 1806 में फेमस बेल्लूर में रिवोल्ट होता है, 1806 में बेल्लूर में विद्रोह होता है, और इस रिवोल्ट को भी काफी हार्ड तरीके से, काफी कठोर तरीके से क्या कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया था। इसी प्रकार 1824 में बैरकपुर में एक रिवोल्ट होता है। बैरकपुर में सिपाहियों की जो 47 रेजिमेंट थी, 47वीं जो रेजिमेंट थी, वो समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर देती है, समुद्र के रास्ते म्यांमार जाने से क्या कर देती है, इनकार कर देती है। ठीक है, और इसके बाद उस रेजिमेंट को रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो आर्मी में या सेना में जो रिवोल्ट हुए हैं, ये काफी इनका लंबा इतिहास है, ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी रिवोल्ट हुआ है 1857 के पहले सेनाओं के द्वारा या सैनिकों के द्वारा, उसे काफी मजबूती के साथ, कड़े कदमों के द्वारा क्या किया गया, नियंत्रित कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, चलिए, तो हमने सिपाहियों के द्वारा जो सिपाहियों के अंदर जो डिस्कंटेंट था उनको डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे
छठे नंबर के इशू की, छठे नंबर के कारण की, छठे नंबर के कोज की जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का बनता है वो है आउटसाइड इवेंट, यानी बाहर या देश के बाहर जो घटनाएं हो रही थी जिन्होंने इंडियंस को एंगर किया, इंडियंस के अंदर एक देखा जाए तो एक ज्वाला उत्पन्न किया, इंडियंस के अंदर एक प्रकार से ये धारणा उत्पन्न करने में मदद की है कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है, ये हमेशा के लिए विजित नहीं है, हमेशा के लिए विजय नहीं है, इन्हें भी क्या किया जा सकता है, हराया जा सकता है। क्योंकि इंडियंस के अंदर ना एक फीलिंग ये बनने लगी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, ये अजय हैं, इन्हें हराया नहीं जा सकता। लेकिन इस 1857 या 56 आते आते आउटसाइड में कुछ ऐसे इवेंट हुए जहां पे अंग्रेजों की हार हुई। हालांकि वो फाइनली जीत गए, पूरा युद्ध वो फाइनली जीते, लेकिन कई मौकों पर उनकी बड़ी और मजबूत तरीके की क्या हुई है, हार हुई है, डिसिसिव डिफीट उनके हुए हैं, जिससे कि इंडियंस के अंदर भी ये विचारधारा बनने लगी कि आखिर अंग्रेजों को भी हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, अंग्रेजों की भी हार पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे आउटसाइड इवेंट्स की।